नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, लद्दाख इन दिनों नहीं अमूमन सुर्खियों में ही रहा है। लद्दाख को हिस्सेदारी मिलती रही है सत्ता में, लेकिन पक्षपात भी बददस्तूर जारी है। आज की बात करें तो आज लद्दाख के स्टूडेंट्स एक यूनिवर्सिटी के लिए तरस रहे हैं, और हम बताएं करीब 11 यूनिवर्सिटीज रियासत जम्मू कश्मीर में है। फिर इतना पक्षपात क्यों होता रहा? आज लद्दाख के लोग कह रहे हैं कि उनको डिवीजन का दर्जा दिया जाए, जैसे जम्मू और कश्मीर डिवीजन है। हालांकि वो भी जो प्रपोजल बनाया हुआ है राज्य सरकार ने, वो ये है कि वहां पे आईजी और डिपकॉम दे दिया जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि उससे लद्दाख के लोग संतुष्ट हो पाएंगे। इतना ही नहीं, यूटी की भी मांग उठती रही है। 4 काउंसलर जो है, उन्होंने 5 काउंसलर जो भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने रिजाइन दिया, एमपी ने रिजाइन दिया। कहीं ना कहीं कुछ उथल पुथल हो रही है और वो अपने राइट्स के लिए कहीं ना कहीं जागृत हो रहे हैं। और इस वक्त हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद है नवांग रिगजिन जोरा। इनके इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं, हम सब इनको जानते हैं। आप खासतौर पर लद्दाख के लोग इनको बड़ा ही प्रेम करते हैं, बड़ा स्नेह लेह के लोगों से मिला है। जोरा साहब, आपका स्वागत है। शुक्रिया। पहला ही सवाल मुझे ये बनता है कि आखिर जैसे जम्मू प्रोविंस की भी बात करें, अब जम्मू प्रोविंस को भी डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है, खित्ता पीर पंजाल, खित्ता चिनाब। वैसे अगर लद्दाख की इन टोटो बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कारगिल के लोग नाराज हो जाते हैं। कुछ डिफरेंसेस लेह और कारगिल के लोगों में, इस डिफरेंसेस को कैसे दूर किया जाता है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त ये है जी, एक हमारे हिल काउंसिल का जो कानून है जी, वो एक ही कानून है जी। उसमें एक प्रोविजन है, एक रीजनल लेवल का एक एडवाइजरी काउंसिल बने। 2 हिल काउंसिल, एक रीजनल एडवाइजरी, उसके ऊपर वहां प्रोविजन है एक एडवाइजरी आपका काउंसिल हो जी। एक प्रोवाइड्स फॉर इट, एक्ट में उसका गुंजाइश है जी। अगर हम उसको क्या करेंगे, उसका शुरुआत करते हैं, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। वो जो एडवाइजरी काउंसिल होगा उसमें नॉमिनेट करना है, इलेक्शन करने की जरूरत नहीं है। और जो उसका प्रेसिडेंट होगा या चेयरमैन होगा वो रोटेशन में करें, तो उससे आपके लिए करगिल के लोगों की जो दूरियां हैं उसको हम नजदीक ला सकते हैं। मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा, ये आपका लेह और करगिल के बीच में जो फिशेस है, ये हमारा लोकसभा को लेके हमेशा डीपन होता है। जब लोकसभा का इलेक्शन खत्म हुआ, हम लोग नजदीक आते हैं, फिर लोकसभा का आता है, फिर डिवीजन होती है। वो आप जानते हैं, नेचुरल है। करगिल वाले चाहेंगे कि उनका जीते, हम चाहेंगे कि हमारा जीते। तो इस बात को लेके एक खटास रहता है। हमारा कोशिश रहा है ले करगिल दोनों को मिलाने का। अगर आपको याद हो, इस हिल काउंसिल के जब नेगोशिएशन जब हो रहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में, करगिल के लोगों ने इसके खिलाफत किया था। 16 लोगों को बुलाया था, जो एमिनेंट करगिल के जो पॉलिटिशियंस है या स्कॉलर्स है या एकेडमिशियंस है, उनको बुलाया था। उन्होंने इसको अपोज किया था, लेकिन हमने कहा नहीं, इनके लिए भी प्रोविजन रखिएगा। अभी शायद सियासत के चलते ये लोग अपोज कर रहे होंगे, किसी की इशारा पे कर रहे होंगे, लेकिन ये हिल काउंसिल करगिल के लिए भी फायदेमंद होगा, इसका प्रोविजन रखिए। और वो प्रोविजन रखा जी। और जब हमारा सरकार आया 2002 में, जबकि हिल काउंसिल का कानून आया 1995 में, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस आया था। बाद में जब फारूक साहब का सरकार था तो यहाँ आपको रेटिफाई करना पड़ा 96 की बात में। करगिल के लोग उस दौरान में 96 से लेकर 2002 तक हिल काउंसिल नहीं लिया। जब 2002 में कांग्रेस का पीडीपी का कोalition गवर्नमेंट आया, हमने जोर लगा के उनको समझाया कि भैया देखो, ले में आपका डेवलपमेंट हुआ, आपके लिए भी प्रोविजन है, आप इसका फायदा उठाइए। तभी जाके फिर करगिल के लोगों ने हिल काउंसिल को शुरू करने में दिलचस्पी दिखाया। और फिर न सिर्फ दिलचस्पी दिखाया, उसके बाद में तो चला है, आपको मालूम है, तब से आज तक चल रहा है। तो है कई बार सियासती कुछ इशारों पे या सियासत की बुनियाद पे कोई अच्छा चीज हो, उसको भी लोग नकार जाते हैं जी। लेकिन जरा साहब, आपको पॉलिटिकल ड्यू शेयर मिलता रहा, ये आप इसके मुकर नहीं सकते, क्योंकि लेह से एक मिनिस्टर रहता है, कारगिल से भी मिनिस्टर रहे हैं। उसके बावजूद भी जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लद्दाख को लेकर के हुए हैं, वो ड्यूरिंग राज्यपाल शासन के हुए हैं या प्रेसिडेंट्स रूल के दौरान। ये बात पूरी तरह सच नहीं है, थोड़ा बहुत इसमें सच्चाई है, ये भी मैं मानता हूँ। देखिएगा, हिल काउंसिल जब मिला, जब हिल काउंसिल का पहले वादा हुआ, जब ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट हुआ, तब कांग्रेस एनसी का कोalition गवर्नमेंट था जी। केंद्र में दिल्ली में हमारा सरकार था,
बूटा सिंह जी होम मिनिस्टर थे, यहाँ से आए थे दो मिनिस्टर, एक पंडित मंगलराम शर्मा आए थे, एक शफी उड़ी आया था। उस टाई पटाट का सेक्रेटरी एक हमारे एलबीए के प्रेसिडेंट तब तुफ्तन साहब जो अभी रिजाइन किए वो थे। तो उस टाइम पे कमिटमेंट उनका था, जो स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि टाई पटाट एग्रीमेंट पे साइन किया, इसका मतलब उन्होंने भी कमिट किया था। लेकिन बीच में हमारा सरकार चला गया 89 के बाद में हम लोग सरकार में वापस नहीं आए। जब तक नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर नहीं बने तब तक हमको हिल काउंसिल नहीं मिला। लेकिन जब नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर बने तब यहाँ पे प्रेसिडेंट्स रूल था, अगर आपको याद हो, तो उस प्रेसिडेंट्स रूल में हमें मिला है। तो लेकिन सरकार तो हमारा ही था ना, कांग्रेस का था, इससे आप मना नहीं कर सकते, वो आप मना नहीं कर सकते। दूसरी बात, इस हिल काउंसिल में जो थोड़ा बहुत कमी पेशी हमको नजर आया, हमने चलाया 95 में मिला, उसके बाद में इलेक्शन हुआ, हम लोगों ने चलाया, तो एक्सपीरियंस के थ्रू जो हमें कमी पेशी नजर आया उसको हमने दूर किया 2002 में जब हमारा सरकार था। मिसाल के तौर पे जमीन लैंड आपके काउंसिल के जुरिसडिक्शन में नहीं आते थे, वो हमने करवाया। उसी तरह काउंसिल का जो चेयरमैन है उसको कैबिनेट स्टेटस नहीं था, ईसीस का आपका जो स्टेटस वो डिफाइन नहीं था, वो सारा हमने कराया। वही नहीं, फाइनेंशियल पावर बढ़ाया है, जो फाइनेंशियल पावर है काउंसिल का उसको हमने बढ़वाया है, और उसी तरह जो बाकी जो छोटे मोटे मुद्दे हैं, इश्यूज थे, उन सबको हमने करवाया। लेकिन जरा साहब एक बात देखने में आई है कि एक अच्छी कॉम्प्लीमेंट भी दिया जा सकता है लेह के लोगों को। जब लेह लद्दाख की बात आती है, आप पार्टी विचारधारा से ऊपर उठ करके यूनाइट हो जाते हैं। ये मैंने आपसे सुना भी था कि जब कैबिनेट का दर्जा मिला था बीजेपी के मिनिस्टर को, तो आपने कहा था कोई अच्छा पोर्टफोलियो मिलता नहीं। मेरे ही शोर करने से असेंबली में जाके बीजेपी के जो एमओज था कोऑपरेटिव, उसको कैबिनेट में पहुंचाया। जी बिल्कुल। बीजेपी के लोगों ने सुनिए, बीजेपी के लोगों ने लद्दाख से कोई शोरगुल नहीं किया, किसी ने नहीं किया, मैंने शोर किया। वो इसलिए किया क्योंकि कैबिनेट में आपके सारे डिसीजन होते हैं, वहां हम तो नहीं जा सकते, हम तो ऑपोजिशन के, हम एमएलए हैं, सीएलपी था, लेकिन हम ऑपोजिशन में है ना, हम तो उस फैसले में हम शारिक नहीं हो सकते। शारिक हो सकता है उनका मिनिस्टर। तो मैंने असेंबली में हंगामा किया कि आप लोगों ने लद्दाख के साथ में इंसाफ नहीं किया। क्या वजह है? लद्दाख का आज कोई कैबिनेट में नहीं है। क्यों दुर्जय को आपने एमओज बना के रखा, तभी जाके उनको कैबिनेट में लिया था। जी वहां हम लोग ये नहीं देखते हैं हमारे पार्टी का। देखिए ये बड़ी अच्छी बात है। देखिए सियासत है किस लिए? एट द एंड ऑफ द डे सियासत का मकसद क्या है? लोगों की तरक्कियात, लोगों की तरक्कियात, लोगों में खुशहाली लाना, लोगों की तकलीफों को दूर करना। हर एक पहलू के दो प्रॉज एंड कॉन्स हैं। जब आप यूनाइट हो जाते हैं तो कारगिल वालों को लगता है कि हमें भी यूनाइट होना पड़ेगा, फिर वो अपने इश्यूज को लेकर के यूनाइट हो जाते हैं। जैसे लद्दाख, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। इसमें हम लोग कारगिल के लोग यूनाइट हो जाते हैं तो वो अपने मतलब के लिए होते हैं ना। हम लोग यूनाइट होते हैं, हमारे लद्दाख के जो मुद्दे हैं, जो हमारे मकसद थे, उसमें कामयाबी पाने के लिए हम अपने आपसी डिफरेंसेस हम रख के वो पार्टी लाइन हम काम करते हैं, और ये होना भी चाहिए। ये होना भी चाहिए। तो करगिल के लोग भी इस तरह से करें तो करगिल के भलाई के लिए कर रहे हैं। जी, लेकिन जब बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने अभी बड़ा एक रैली निकाली थी, बड़ा जन सलाह ओवर के आया था, तब वहां के कुछ लीडर्स ने कारगिल के लोगों को लेकर के, कारगिल के जो बड़े नेता थे उनको लेकर के स्टेटमेंट दी, फिर कारगिल के लोगों ने स्टेटमेंट दी। इन आरोप प्रत्यारोप के बीच में कहीं ना कहीं खाई बढ़ती है, कम नहीं होती है। ये इस पे मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा। जी देखिए, बुद्धिस्ट एसोसिएशन हमारे लद्दाख का सबसे उम्दा एसोसिएशन है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। हम में से बहुत सारे लोग, तुफ्तन साहब को भी मिला के हम उसमें से काम करके निकले हुए लोग हैं, तो उनके अपने नजरिया है, करगिल के लोगों के अपने नजरिया होंगे। लेकिन हम एज ए लीडर, एज पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, एक पर्टिकुलर पार्टी को बिलोंग करते हैं, तो हम तो पूरे रियासत की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, अपने प्रांत की बात करते हैं। जी, लेकिन जो इस तरह से जब वो यूटी की डिमांड करते हैं, तो आप बीइंग ए कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव, आपका क्या नजरिया रहता है? बीच में ये फिलर कांग्रेस ने भी छोड़ा था कि हम यूटी का दर्जा देंगे लद्दाख को। कांग्रेस पार्टी में रिकॉर्ड पे बोल रहा हूं, कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं कहा, कभी कमिट नहीं किया कि हम आपको यूटी देंगे। कभी नहीं दिया। जब इनफैक्ट शुरुआत में जब यूटी का डिमांड हम लोग लेके चले थे, कांग्रेसी पार्टी ने कहा कि यूटी देना हमारे लिए मुमकिन नहीं है,
उससे नेक्स्ट बेस्ट चीज क्या है आप बताओ। उस टाइम पे दार्जिलिंग में हिल काउंसिल नया नया मिला था, आपको याद हो तो। जी। बहुत साल स्ट्रगल करने के बाद में 400-500 लोगों की जान जाने के बाद में दार्जिलिंग में हिल काउंसिल मिला था। तो उसको देख के हमने कहा ठीक है, फिर हमें भी इस टाइप का हिल काउंसिल दो, लेकिन उसके प्रोविजन ऐसे हो जो हमारे यहाँ को सूट करता हो। लद्दाख के जियो क्लाइमेटिक है, लद्दाख का जो सिस्टम है उसको सूट करता हुआ हमें हिल काउंसिल दो। उन्होंने कहा ठीक है, आप ड्राफ्ट बना के दो। यहाँ मैं कोई अपने पीठ थपथपाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हिल काउंसिल का जो कानून बनाया, वो जो ड्राफ्ट पेश किया, वो मैंने लिखा है। आपके ठाकुर देवीदास उनसे हमने कंसल्टेशन की, जस्टिस सेठी साहब से हमने कंसल्टेशन की, चीफ जस्टिस फॉर्मर चीफ जस्टिस आनंद साहब ने हमसे कंसल्टेशन करके तब उन सब का रिकमेंडेशन लेके बहुत सारे, और वहाँ नॉर्थ ईस्ट में आपके 6 शेड्यूल के तहत बहुत सारे ऑटोनमस काउंसिल है, उनके प्रोविजन को पढ़ के, दार्जिलिंग हिल काउंसिल के प्रोविजन को पढ़ के फिर ड्राफ्ट बनाया। उस ड्राफ्ट को फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ हम लोगों ने नेगोशिएट किया, और जो फाइनल ड्राफ्ट हमने पेश किया, बिना एक कोमा को चेंज किए, बिना एक फुल स्टॉप को चेंज किए, बिना एक वर्ड को चेंज किए, उन्होंने एक्सेप्ट किया। लेकिन जोरा साहब, आज हालात ऐसी है जैसे कोई एक बड़ा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन मिलता है कश्मीर को तो जम्मू में हो हल्ला होना शुरू हो जाता है। हालांकि अभी लद्दाख को कोई ऐसा इतना बड़ा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन नहीं मिला है। डिवीजन के दर्जे की बात करते हैं तो कोई कहता है हेडक्वार्टर कारगिल में होना चाहता है, कोई कहता है लेह में होना चाहिए। इस तरह के जो वाद विवाद बनते हैं, इसका हल निकालना जरूरी होता है, इसका निवारण करना जरूरी होता है। क्या सजेस्ट करते हैं? देखिए, इसको बोलते हैं स्केर्सिटी मेंटालिटी। जी, अगर लद्दाख को कुछ मिल रहा है, उसके खिलाफ कश्मीर के लीडर बोले, ये मुनासिब नहीं है। जी, कहने को सब कहते हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पीडीपी हो, इक्विटेबल डेवलपमेंट ऑफ ऑल द 3 रीजन्स। ये नारा तो सभी मारते हैं, सब मारते। अगर लद्दाख को डिवीजन दिया जा रहा हो, उसमें किसका क्या जाता है? सवाल ये है ना, किसी का कोई घटता तो नहीं है ना। आपके एक रीजन को एम्पावर किया जा रहा है, तो उसमें आप शिकायत डालें, उसमें आप प्रोटेस्ट मार्च करें, इसको और कुछ नहीं कह सकते हैं। ये स्केर्सिटी मेंटालिटी एक। यानी आप कह रहे हैं कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती ने जो स्टेटमेंट दिया था कि पहले इधर पीर पंचाल और चिनाब को बनाए, उसके बाद उसको खित्ते का दर्द है। नहीं, पीर पंचाल को बनाए, हम कहाँ मना कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि पहले बनाना चाहिए। नहीं, सुनिए, अपोज किया। सुनिए, हमें कोई गिला शिकवा नहीं, पीर पंचाल को बनाया, आपके उधर दूसरी जगह बनाया, हमें कोई गिला शिकवा नहीं। हम तो अपने लिए लड़ सकते हैं ना जी, और हम लोग अपने लिए लड़ रहे हैं यूनाइटेडली। इसमें ना करगिल और ना लेह की बात आ रहा है। करगिल और लेह के सबके, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, एनसी हो, वहां के लीडरशिप सब मिलकर लड़ रहे हैं इसके लिए। इसमें किसी को क्या तकलीफ होना चाहिए? जरा सा मेरा सवाल ये था कि विद इन लद्दाख कारगिल और लेह के बीच में थोड़ी खींचातानी है कि हेडक्वार्टर यहाँ बनना चाहिए, सर्दियों में वहां होना चाहिए। ये छोटे मोटे तानेबाजी तो आपका होता रहेगा, छोटे मोटे टेंशन तो होता रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो डिविजनल स्टेटस अनाउंस करने जा रहा है आगे आने वाले दिनों में आप सुनेंगे, वो मकसद का हो, वो कोई ठोस चीज हो। नहीं तो अब अनाउंस कर देंगे हमने डिवीजन बना दिया। सुनिएगा, कल में गवर्नर साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब और जो एडवाइजर कुमार साहब जो लद्दाख अफेयर्स को देखते हैं, उन सबसे मिल के मैंने उनको एक सेट ऑफ रिकमेंडेशन दिया। वो सेट ऑफ रिकमेंडेशन क्या था? वो ये था कि कल आप डिवीजन देगा बोल के एक आईजी को दे दे, एक डिवीजन कमिश्नर को दे दे, वो बेईमानी होगा। लोगों में बहुत मिसकंसेप्ट है, लोग सोचते हैं आप डिवीजन अनाउंस करेंगे तो उसके साथ ही साथ डायरेक्टरेट क्रिएट होता है। ऐसा नहीं है। अगर आप याद करें, जम्मू कब से डिवीजन था? और अभी तक आप सुनिए, आपका डायरेक्टरेट कब बना? और हम लोग क्रेडिट लेना चाहेंगे, जब पंडित मंगलराम शर्मा डिप्टी सीएम था, मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टरेट तब बना है। जी बिल्कुल। ये सुनिए, कोई दो राय नहीं रह सकता, कोई भी नहीं कह सकता कि मैं झूठ बोल रहा हूं। तो लिहाजा ये सोचना कि भाई डिवीजन अनाउंस होते ही आपका डायरेक्टरेट भी क्रिएट होगा, ये लोगों में मिसकंसेप्शन है, गलतफहमी है। तो मैंने ये कहा गवर्नर साहब से, आप अगर एक डिवीजन कमिश्नर दे के और एक आईजी दे के बोलेंगे लद्दाख को डिवीजन बनाया, वो बेईमानी होगा, लद्दाख के लोगों को बेवकूफ बना रहा होगा। हाँ, अलबत्ता आप 46 महकमे का जो कश्मीर में है, जम्मू में है, उसका डायरेक्टरेट बनाएंगे तो कुछ
मैंने कहा वो आप बनाएंगे तब कोई मतलब का चीज बनता है, फिर भी ये बनाने के बाद में भी आपको तकलीफें आएगा। वो कैसे आएगा सुनिएगा। यहाँ पे काउंसिल है और करगिल में भी काउंसिल है जी। इधर आपका डायरेक्टर होगा, हर एक महकमे का, एजुकेशन का डायरेक्टर होगा, एग्रीकल्चर का डायरेक्टर होगा, टूरिज्म का डायरेक्टर होगा। डायरेक्टर अपना चौधरी बनेगा उधर, काउंसिल वाले अपना, काउंसिल वाले अपना वो चौधरी दिखाएगा। कॉन्फ्लिक्ट होगा, लड़ाई होगा, वो बोलते हैं ना जंपिंग फ्रॉम दी फ्राइंग पैन टू द फायर, वो हो जाएगा जी। अब चूंकि मैंने काउंसिल में 12 साल काम किया है, खेल काउंसिल का कानून मैंने लिखा है जी। क्योंकि मैं 12 साल में कैबिनेट में रहा, तो मुझे एक्सपीरियंस है और एक मेरा एक पर्सपेक्टिव है जी। मैंने सोचा बजाय इसके आज चुप बैठ के जो अनाउंस होता वो कल हाफ बेक कोई डिवीजन मिलकर रहे, उससे बेहतर है मैं अपना एक्सपीरियंस इनके सामने रखूं ताकि जो मिले वो एक पुख्ता चीज मिले। तो मैंने क्या कहा उसमें, इसको मुझे क्लियर करने दीजिएगा। मैंने कहा आप डायरेक्टर हर एक महकमे का क्रिएट करिएगा जी। साथ ही साथ जो काउंसिल का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है जो अभी डीसी है जी, जी। उसको आप सेक्रेटरी लेवल या कमिश्नर सेक्रेटरी लेवल का बनाइए। वो नहीं बनाएंगे और ये डायरेक्टर सबको इनका सुपरिंटेंडेंस और कंट्रोल काउंसिल दोनों को देना चाहिए। दे मस्ट बी अकाउंटेबल टू द काउंसिल। ऐसा नहीं होता है जो डीसी है जो अभी सीओ है वो आपके डायरेक्टरेट के ग्रेड के लोग हैं, वो उसका बात क्यों सुनेगा। बिल्कुल। काउंसिल, अब हम ये कहें कि काउंसिल के सुपरिंटेंडेंस एंड कंट्रोल में आए, वो कैसे आ सकता है, वो थ्रू द ऑफिस ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जी। आप डीसी को अलग करिएगा, डीसी सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर देखिए और उसका कुछ कोई काम नहीं होगा। जो काउंसिल का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो हो सके तो कमिश्नर सेक्रेटरी लेवल का या उससे ऊपर प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल का जी। नहीं तो आप सेक्रेटरी लेवल का भी कर सकते हैं, ताकि काउंसिल दोनों ले और करगिल के काउंसिल दोनों इनको एक डायरेक्टर सबको अकाउंटेबल होल्ड करें जी। इनके ऊपर सुपरिंटेंडेंट एंड कंट्रोल एक्सरसाइज करें। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो बहुत ही डायकोटोमस होगा, नहीं तो आपका ड्यूअल पावर सेंटर बनेगा। फिर लद्दाख की पछताएंगे हमने लिया क्यों, डिवीजन लिया, और काउंसिल अंडमान होगा जी। तो इसलिए मेरा अपना एक्सपीरियंस को देखता हुआ मैंने गवर्नर साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब और इन सब से मैंने शेयर किया, राइटिंग में मैंने रिकमेंडेशन दिया। ताकि रिस्पांस क्या था, क्या आपको लगता है कि चीफ सेक्रेटरी ने एक तरफ से बड़ा वार्म वेलकम भी किया जा रहा है, डिवीजन का दर्जा दिया चीफ सेक्रेटरी। अब लोगों को तो इन चीजों का समझ नहीं है ना, एक बार मिलने के बाद में जिस तरह भी मैंने कहा चाहे भले ही डायरेक्टर दे दें, इधर आपका चीफ एजुकेशन ऑफिसर है उसका कल लिख रहा होगा एपीआर कौन, डायरेक्टर लिख रहा होगा जी। वो काउंसिल को ठेंगा दिखाएगा, वहां आपका लड़ाई शुरू, वहां लड़ाई शुरू। बिल्कुल। जबकि माना जाता है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इज अकाउंटेबल टू द काउंसिल, वहां वो अपना प्रमोशन का सोचेगा, वो अपने प्रोस्पेक्ट का सोचेगा। तो इसीलिए ऐसे बाधाएं ना आए, आपका डिवीजन बने, डायरेक्टरेट क्रिएट हो, लेकिन डायरेक्टरेट और काउंसिल दोनों में किस तरह हार्मोनाइज करना है, इसको किस तरह इंटीग्रेट करना है, इन दोनों को कैसे सिंक में लाना है, कंपैटिबिलिटी में लाना है। इसलिए मैंने सिफारिशात दिया। अब अगर मैं ना दिया होता कल को ये एक आपका वो बन जाएगा, क्या कहते हैं, जंग का मैदान बनेगा, मैं पछता रहा होता फिर तब कुछ नहीं हो सकता फिर। लेकिन जरा सा मैंने देखा जब यूनिवर्सिटी की डिमांड को लेकर के लद्दाख के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, उशाना बशाना कारगिल और लद्दाख एक साथ जा रहे थे। और अब आने वाले दिनों में एक मरतबा फिर लोकसभा के चुनाव है, कभी भी नोटिफिकेशन जारी हो सकती है। आपने खुद कहा था कि जब जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तब तक इनमें दरार पड़ती है, इस बार ना पड़े कोई ऐसा। जैसे आपने खुद ही कहा कि पार्टी विचारधारा से ऊपर उठ करके हम लद्दाख के बारे में सोचते हैं, लेक के बारे में हम लोग कोशिश करेंगे। अभी किसी के हाथ में तो है नहीं, हम लोग कोशिश करेंगे कि ये जो फिशर्स है ये डीपन ना हो, दूरियों को हम नजदीक लाएं, ये हमारा कोशिश रहेगा। लेकिन जरा सा जितनी डेवलपमेंट होनी चाहिए वहां पर नहीं है। मुझे मौका मिला इस बार हिल काउंसिल के इलेक्शन थे कारगिल का दौरा करने के लिए, और मुझे लगता है कि कारगिल के लोग सिर्फ कारगिल तक महदूद रहते हैं, लेह के लोग लेह तक महदूद रहते हैं। मुझे लगता है कि आपस में इंटरेक्शन की कहीं अभी भी जरूरत है जो नहीं हो रही है। मैंने बोला ना अभी आपको जी, उसको करने के लिए एक तो जो एडवाइजरी काउंसिल है उसको हम लोग क्या करें, ऑपरेट करें, ऑपरेशनलाइज करें जी। उससे लेह और करगिल के जो मान लो क्या कहते हैं जो एमिनेंट लोग हैं, मिसाल के तौर पे हमारा सीफुन चौक
जो चीफ सेक्रेटरी रहा है, वन ऑफ द फाइनेंस ऑफिसर्स, ऐसा बंदा या करगिल से एमिनेंट लोग हैं, तो उन सब का सियासतदानों पे उनको एक गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, दोनों काउंसिल को एक गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उसको ऑपरेशनलाइज करने की जरूरत है। अजहरा साहब, आपके कार्यकाल में उसको ऑपरेशनलाइज किया गया था एडवाइजरी काउंसिल? नहीं किया गया था, मेरे दौरान में नहीं किया गया, क्योंकि उस टाइम पे हमने तो करगिल के काउंसिल को ऑपरेशनलाइज किया, करगिल वाले लेने को ही तैयार नहीं था। तो एक वक्त में एक ही काम हो सकता है ना। हमने तब कन्विंस करके करगिल के लोगों को बोला, भैया ये काउंसिल ले लो, आपके फायदे के लिए है, और तब से वो लोग काउंसिल लेके चल रहे हैं। जरा सा वैसा प्रोविजन है कि प्रेसिडेंट रूल में एडवाइजरी काउंसिल को ऑपरेशनल बनाया जा सकता है क्या? गवर्नर क्यों नहीं कर सकता है? गवर्नर साहब कर सकते हैं जी, गवर्नर साहब कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? एक्ट प्रोवाइड्स फॉर इट, कानून में ये गुंजाइश है, कानून में ये प्रोविजन है कि आप एडवाइजरी काउंसिल को चालू करें, वो बनाएं, उसका कंपोजिशन भी दिया हुआ है। तो गवर्नर साहब हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से गवर्नर साहब से गुजारिश कर सकते हैं कि एडवाइजरी काउंसिल को आप कहीं ना कहीं उसको ऑपरेशनलाइज, हिल काउंसिल के एडवाइजरी काउंसिल को कहीं कोई गलत ना सोचे। दूसरा गवर्नर साहब से मेरा एक शिकायत है जी, आप जम्मू का एडवाइजर तो लेते हो, कश्मीर से भी आपने नाम चल रहा है, सुनिए, कश्मीर से भी आपने एडवाइजर लिया, गनाया साहब, ही इज अ गुड फ्रेंड, वन ऑफ द एमिनेंट ब्यूरोक्रेट्स। यहाँ जम्मू से आपका केवल शर्मा जी, जो दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, गोवा के चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, उनको लिया। क्या वजह है? हमारे फुनसुक साहब जो पद्मश्री अवार्डी हैं, लेकिन उनका नाम चल रहा है, सुनिए, जो पद्मश्री अवार्डी हैं, जो हमें शेड्यूल ट्राइब मिलने से पहले ओपन कैटेगरी में वो IAS में सेलेक्ट हुआ, और उनका रिकॉर्ड देखे, सर्विस रिकॉर्ड देखे चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, उनको लिया। क्या वजह है? हमारे फुनसुक साहब जो पद्मश्री अवार्डी हैं, लेकिन उनका नाम चल रहा है, सुनिए, जो पद्मश्री अवार्डी हैं, जो हमें शेड्यूल ट्राइब मिलने से पहले ओपन कैटेगरी में वो IAS में सेलेक्ट हुआ, और उनका रिकॉर्ड देखे, सर्विस रिकॉर्ड देखे, इम्पैकेबल, अनइम्पीचेबल इंटीग्रिटी, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स। क्या वजह है? ऐसे शख्स को अगर इग्नोर किया और एडवाइजर नहीं लिया, तो कहीं ना कहीं लद्दाख से एक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है गवर्नर रूल में भी। जरा सा आप सियासत की बात करते हैं, लेह में अब कहीं ना कहीं भाजपा का जो वर्चस्व था वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया। MP इस्तीफा दे देते हैं और साथ में 5 काउंसलर आपके चले जाते हैं। क्या आपने क्या बोला? वर्चस्व? सुनिए, आप सुनिएगा मेरी बात। MP जीता है सिर्फ 34 वोट से जी। जितना बीजेपी ने उस इलेक्शन में पैसा झोंका, उसको देखता हुआ 34 वोट से जीतना ना जीतने के बराबर था। अगर हमने जो कैंडिडेट खड़ा कर रखा था उसको 18 वोट आता तो वो जीत जाता जी। फिर भी जो थुफ्तन छांग साहब हैं, वो हमारे लद्दाख के बहुत बड़ा शख्सियत है, इसमें दो राय नहीं। आज मैं कहूँ कि मैं नंबर 1 लीडर हूँ, वो मेरा बेवकूफ़ है। लद्दाख के सबसे बड़े लीडर वो हैं। हिल काउंसिल के जद्दोजहद उनकी लीडरशिप भी किया जी। मैं था उसमें, हम इकट्ठे थे, दौरिया साहब भी थे, लेकिन लीडर वो थे। वो जिस तरह आपके जम्मू में डोगरा साहब का नाम लिया जाता है या कश्मीर में शेख अब्दुल्ला का नाम लिया जाता है, उसी तरह लद्दाख का टॉलेस्ट लीडर थुफ्तन छांग है जी। मैंने इलेक्शन में हराया 2008 में 1,500 से हराया, लेकिन उसके बावजूद भी आई हैव इनॉर्मस रिगार्ड्स फॉर हिम। बीजेपी लगाने वाला शख्स ही थुफ्तन छांग साहब था जी। आप क्या सोचते कि ये जो जीत के आए हैं 15-16 अपने बदौलत पे जीत के आया? उनके वजह से जीता है, क्योंकि वो पार्टी का पिलर था। उन्होंने बीजेपी को वहां पे लगाया और उनके वजह से लोग जीते हैं। अब थुफ्तन छांग साहब पार्टी से थोड़ा दुखी हो गया, इसलिए आपने देखा वो किसी कार्यक्रम में नहीं आता था। उन्होंने ही वॉज कंपेल्ड टू रिजाइन। मैं नहीं कहूंगा कि उन्होंने विलिंगली रिजाइन किया है, उनके साथ भी झूठे वादे हुए हैं। देखिए, जब वो इलेक्शन में नहीं लड़ना चाहता था, वो गोवा में थे, उनको बुला के लाया कि आओ, आपका क्या डिमांड है, बोलो, आपकी डिमांड को करेंगे हम, अब खड़ा हो जाओ बीजेपी की तरफ से जी। आपको जिताएंगे। तो उनको मालूम था उनका रुतबा है तो वो जीतेंगे जी। और कहा यूटी देंगे। हमारे लोग बहुत सीधे साधे हैं, जम्मू के लोगों को दफा 370 हटाएंगे, आपका ये एक निशान, एक विधान, ये वो सारा करके तो चलता है सियासत, फिर भी लोग वोट देते हैं। हमारे वहां के लोग बहुत सीधे साधे हैं।
हमारे लोगों के साथ में एक बार आप वादा करते हैं, उस वादे पे आप खड़ा नहीं उतरते हैं, फिर जो 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 शख्स वादा करता है, जिस पार्टी की बुनियाद पर वादा करता है, वो शख्स खुद ही अपने आप को फिर दोबारा लोगों के सामने जाने के काबिल नहीं समझता है। तो थुप्सन साहब बहुत दुखी हो गए थे उनसे, जो लद्दाख के लोगों को यूटी का वादा किया उनसे भी करवाया, वो कहीं नहीं पहुंचा, इसलिए वो बहुत बहुत दुखी रहे। उनको खुद को मिनिस्टरशिप ऑफर किया का वादा किया था, उनको मिनिस्टरशिप का वादा किया था, नहीं दिया। मिनिस्टरशिप वो अपने लिए नहीं लेना चाहता था, उनको मिनिस्टर मिलता, 4 साल उन्होंने इंतजार क्यों किया? सुनिए, उनको मिनिस्टरशिप मिलता तो लद्दाख के लोगों का फायदा होता जी। खुद का नहीं है, खुद को उनको लालच नहीं है कुर्सी का, लेकिन उनके साथ में दगाबाजी हुआ। ऊपर से जो आपका सीईसी को बदलता रहा, जिस तरह नंबरदार बदलते हैं ना गाँव में, उस तरह सीईसी को बदलता रहा, प्रेसिडेंट को बदलता रहा। उनसे मुझे सुनने में आया, उनसे पूछा नहीं गया, उनको बिल्कुल पूछा नहीं गया। तो एक वैसे मुझे सवाल यही उठता है, 4 साल क्यों लगे, सुनिए टाइम क्यों लिया? सुनिए, मुझे इन चीजों पे कमेंट नहीं करना चाहिए। वैसे मेरा सवाल ही वो था, आप उस तरफ आगे, मैं ये पूछ रहा था कि क्या अब कांग्रेस मजबूत होगी, क्योंकि भाजपा को बड़े झटके लगे हैं। वो तो है, आपने देखा नहीं, पंचायत इलेक्शन में हमने 80% लिया, म्यूनिसिपैलिटी तो हमने स्वीप किया। मैंने पहले कहा स्वीप करेंगे, 13 का 13 लेंगे, और 13 का 13 लिया हमने। जी जरा साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, समय का अभाव है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, नवांग रिगजिन जोरा टालेस्ट लीडर हैं, और इनसे हमने जो बातचीत की, इनका ये मानना है कि डिवीजन मिले मोस्ट वेलकम, लेकिन उसके लिए जितने भी डिपार्टमेंट के उनके डायरेक्टरेट वहां पर होने चाहिए, और भी बहुत सारे उन्हें सजेशन दिए। आप कुछ बोलना चाहते थे? वो काउंसिल के सुपरिंटेंडेंट और कंट्रोल में रहे। जी जी जी। तो दर्शकों, आपने जोरा साहब को सुना। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।